हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो कल अपना कॉकरोच कंप्लीट हो गया था। अब मैं आपको नेक्स्ट एनिमल करा रही हूँ, फ्रॉग। और आप लोगों का 11th का 30% कोर्स कम हो गया है, लेकिन अभी हो सकता है कि शायद फ्रॉग ना हो, लेकिन मैं करा दे रही हूँ क्योंकि नीट के हिसाब से ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। फिर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे जो कि आपके कोर्स में है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रॉग का क्लासिफिकेशन आपको दिखा रही हूँ। इसमें और तो सब ठीक है। सबसे पहले अपन क्लास से लेते हैं तो एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब होता है उभयचर, यानी कि ये दोनों एनवायरनमेंट में रह सकता है, दोनों हैबिटेट होते हैं इसके। ये टेरेस्ट्रियल भी होता है यानी स्थलीय भी होता है, और ये एक्वेटिक भी होता है यानी कि ये पानी में भी रह सकता है। तो इसलिए एम्फीबिया दोनों इसकी हैबिटेट है। फिर उसके बाद में ऑर्डर है, फिर जीनस है राना, और स्पीसीज है टिग्रीना। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, और अपने इंडिया में ये राना टिग्रीना बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको इंडियन फ्रॉग भी कहते हैं। अब देखो इसको एक नाम और है इसका, बुल फ्रॉग। बुल फ्रॉग इसलिए है क्योंकि एक तो ये आकार में इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। बुल मतलब होता है जो सांड या जो उससे हो उसको बोलते हैं। तो और इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बुल फ्रॉग। फिर उसके बाद में देखो इसकी जो है अगर अपन देखें तो ये अत्यधिक ठंड में यानी विंटर में और अत्यधिक गर्मी में ये जो है ज़मीन के अंदर चला जाता है। तो इसमें शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता ये दोनों पाई जाती है। जैसे अपन क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, तो उसमें चला जाता है और उसमें ये निष्क्रिय होकर पड़ा, मतलब इनएक्टिव रहता है, और केवल ये रेस्पिरेशन करता है। और रेस्पिरेशन भी किससे करता है, स्किन से, क्योंकि इसमें दोनों हैबिटेट हैं। तो इसलिए जब ये पानी के अंदर होता है तब तो स्किन से रेस्पिरेशन करता है, और जब ये टेरेस्ट्रियल या स्थल पे होता है तब ये लंग्स से करता है। तो इसमें दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पे देखो कि इसके जो पैर हैं, तो ये पैर के हिसाब से ये पानी में भी तैर लेता है, फुदक भी लेता है, चल भी लेता है। तो इस तरीके से इसके पैरों की विशेषता, ये लेग की कैरेक्टर के कारण ये तीनों काम कर सकता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है, जैसे आपको पता है कि गिरगिट होता है तो कहते हैं ना गिरगिट रंग बदलता है, तो उसी तरीके से मेंढक भी अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर सकता है। जैसे पेड़ के ऊपर है तो ग्रीन रहेगा, अगर मिट्टी में है तो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर इसका इम्पॉर्टेंट है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। ये आप थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कर लेना इसमें। फिर उसके बाद में अपन इसकी देखते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब देखो मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ। इस डायग्राम में आप देखो कि यहाँ पे जो मेल है, मेल में ऐसे ये गुब्बारे जैसे आपको वाक कोष दिखाई दे रहे हैं, तो ये मेल में पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं पाए जाते हैं। और ये जो टर्टर की आवाज़ होती है वो इसी वजह से निकलती है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि रिप्रोडक्टिव सीजन में ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इसकी आवाज़ निकालता है। तो मेल में ये पाए जाते हैं, फीमेल में नहीं पाए जाते हैं। एक और यहाँ पे डिफरेंस है कि जो मेल है उस मेल में आपको, तो मेल में के जो पैर है उसकी पहली उंगली में एक छोटी सी गद्दी या बहुत मोटी सी, मान के चलो मोटी सी दिखाई देती है, जबकि फीमेल में ये नहीं मिलती है।
अब देखो जो मेंढक है उसमें सारी चीज़ें जैसे अपनी ह्यूमन होती है उसी में जैसी होती है, इसीलिए जो है इसकी स्टडी की गई जाती है। और इसमें सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेशन भी है, रेस्पिरेटरी भी है, नर्वस भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, और वो पूरे के पूरे वेल डेवलप्ड हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से विकसित हैं। इसीलिए जो है इसका अब तो खैर बैन कर दिया, पहले जो है इसी का डिसेक्शन किया जाता था ताकि हमें ये सारी चीज़ें आसानी से दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसका डाइजेशन सिस्टम, जिसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल है वो दिखाई दे रही है, और इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो थोड़ी सी छोटी होती है, और उसमें सारे ऑर्गन जैसे स्टार्टिंग से अपन देखते हैं जैसे मुंह से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद में बकल कैविटी होती है, मुख गुहिका होती है, उसके बाद में ईसोफेगस होती है छोटी सी, और ईसोफेगस के बाद में यहाँ पर आपको एक बड़ा सा वो दिखाई दे रहा है स्टमक, जैसे अपने होता है उसी तरीके से, तो यहाँ स्टमक होता है, और स्टमक के बाद में फिर यहाँ इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पे छोटी बड़ी नहीं होती है, बस एक ही इंटेस्टाइन होती है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। उसके बाद में रेक्टम होता है, और रेक्टम के बाद में इसमें एनस होता है। तो ये एक बहुत सिंपल सी जो है यहाँ पे आहार नाल है, तो ज़्यादा अपने को इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो अगर ये तो आपकी हो गई एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें कि माउथ से लेके एनस तक की एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है जो कहीं से चौड़ी है कहीं से पतली है। फिर उसके बाद में फिर अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें, पाचक ग्रंथियों की बात करें, तो यहाँ पर 3 ग्रंथियाँ हैं। सबसे पहले जैसे सलाइवरी ग्लैंड होती है, फिर उसके बाद में पित्ताशय या गॉल ब्लैडर, या आप उसको यकृत के ऊपर होता है जो आपको दिख भी रहा है यहाँ ग्रीन कलर का, तो जो लिवर होता है, यकृत होता है, उसमें पित्तरस बनता है, और सारा का सारा जो पित्तरस या बाइल जूस है वो इस गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और फिर उसके बाद में ये एलिमेंट्री कैनाल में या आहार नाल में आता है। फिर उसके बाद में अग्नाशय, तो अग्नाशय रस है इसमें, अग्नाशय आपको इसमें दिखा नहीं रखा, बाकी जो यू शेप जहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन जुड़ रहा है वहाँ पे एक यू जैसी स्ट्रक्चर है जिसे डिओडिनम या ग्रहणी कहते हैं। यहाँ पर लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उसे अपन क्या बोलते हैं, अग्नाशय या पैनक्रियाज, और ये भी जो है अग्नाशय रस निकालती है, पैनक्रियाट जूस निकालती है, जिससे कि फूड है वो डाइजेस्ट यहाँ पर होता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे 2 ग्रंथियाँ हो गई, एक तो यकृत हो गई जो पित्त रस निकालेगी, और एक अग्नाशय हो गई जो अग्नाशय रस यहाँ पर निकालेगी। फिर उसके बाद में देखो अगर आप मेंढक की टंग देखो, जीभ देखो, तो वो जीभ बहुत स्पेशल टाइप की होती है, और ये जीभ कैसी होती है, आगे से 2 हिस्सों में डिवाइड, जैसे वाई शेप होता है उस तरीके से होती है। और जैसे अगर हम अपनी जीभ देखते हैं तो हमारी जीभ पीछे से चिपकी हुई है, जबकि मेंढक की जो जीभ होती है वो जीभ आगे से चिपकी हुई होती है, और ये इसको बाहर निकालता है इसमें, क्योंकि इसका खाना क्या, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये उनको इसकी चिपचिपी होती है तो वहाँ बैठ जाता है और ये तुरंत उसको अंदर ले लेता है। तो इस तरीके से जो है इसकी स्पेशल टाइप की टंग होती है। फिर उसके बाद में देखो जब डाइजेशन हो जाता है तो ये, क्योंकि इसमें कोई ऐसे दांत या आपको जबड़े मिलेंगे तो सही, लेकिन इतना नहीं, ये पूरा का पूरा जो भोजन है उसको निगल लेता है, और निगलने के बाद में वो कहाँ चला जाता है, स्टमक के अंदर, जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तो HCl होता है, और उसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं जो आमाशय द्वारा निकलते हैं, और वो उनसे इसका जो भोजन है उसको डाइजेस्ट किया जाता है। और इसके बाद में जो ये डाइजेस्ट भोजन होता है ये किस में जाता है, ग्रहणी में जाता है या डिओडिनम में जाता है, जहाँ पर कि 2 रस यहाँ के मिलते हैं, एक तो अग्नाशय से अग्नाशय रस और पित्त से पित्ताशय रस, तो ये दोनों मिलते हैं, और यहाँ पर जाके
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इनका सबका क्या होता है, डाइजेशन होता है। और फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन में जितना भी यूज़फुल चीज़ है उसको एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड या अपचित भोजन है उसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका हल्का फुल्का जो है डाइजेशन यहाँ पर होता है, और अपने से बिल्कुल ये मिलता जुलता है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। फिर उसके बाद में देखो अब अपन थोड़ा सा इसका श्वसन तंत्र का भी देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो जैसे हम में 2 लंग होते हैं या 1 पेयर होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो लंग्स हैं इसके 1 पेयर हैं, और बिल्कुल स्पॉन्जी होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए कि जब ये स्थल पे, अभी भी मैंने आपको बताया कि जब ये स्थल पे होता है या टेरेस्ट्रियल होता है, तब तो ये श्वसन क्रिया किसके थ्रू करता है, लंग्स के थ्रू। और जब ये नहीं होता है या पानी के अंदर होता है, तो उस समय ये श्वसन किससे करता है, ये श्वसन करता है स्किन से। तो जब ये वाला जो स्किन से होता है वो तो बहुत सिंपल डिफ्यूज़न मेथड जो होता है, विसरण विधि जो होती है उसके द्वारा होता है, जबकि जो फेफड़ों द्वारा होता है उसमें इसके नाक, जो नासा छिद्र होते हैं या नॉस्ट्रिल होते हैं, उनसे श्वसन क्रिया की जाती है, उससे गैस या वायु प्रवेश करती है, और फिर लंग्स के थ्रू इसमें जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपके इसमें उसकी प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना ही ध्यान रखना है कि इनहेल और एक्सेल जैसे अपने में होता है उसी तरीके से इसमें भी होता है। और जब इसमें ग्रीष्म निष्क्रियता या शीत निष्क्रियता, हाइबरनेशन होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये केवल अपनी स्किन से, एक तो पानी में होते हैं जब, और एक जब ये अपनी निष्क्रियता में होते हैं, हाइबरनेशन में होते हैं, तो उस समय भी ये स्किन के थ्रू जो है रेस्पिरेशन यहाँ पे करते हैं। तो ये अपना आज थोड़ा सा मैं इसको करवा रही हूँ। फिर उसके बाद में अपन जो है थोड़ा सा डिटेल इसका कल और कर लेंगे, ताकि ये कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। फिर कल मैं आपको सिलेबस भी भेज दूँगी, ताकि आपको पता रहे कि अपने को क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।